तो विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास, जिसका प्रमुख शीर्षक है गांधी जी और क्रांतिकारी चरण का द्वितीय भाग। 1922 में अचानक गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिए जाने के बाद देश में और किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों के अभाव में उत्साही युवक निराशा में पुनः क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर मुड़ गए। रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि में होने वाले क्रांतिकारी आंदोलनों से प्रेरित युवाओं ने हिंसा के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की अपनी नीति पर पुनः अमल किया, यानी नीति पर विचार किया। इस समय क्रांतिकारी जो विचारधारा थी, दो धाराओं में विकसित हुआ। एक पंजाब, उत्तर प्रदेश और दूसरा था बंगाल। उत्तरी भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। उत्तर भारत के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेताओं में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इत्यादि। क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण में सान्याल की पुस्तक बंदी जीवन, हिंदी और गुरुमुखी लिपि इसकी भाषा थी, ने अनेक युवाओं को क्रांति के प्रति आकर्षित किया। इस प्रकार अक्टूबर सन 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के उद्देश्य थे संगठित सशस्त्र क्रांति के द्वारा ब्रिटिश सत्ता को समाप्त कर एक संघीय गणतंत्र की स्थापना की जाए, जिसे संयुक्त राज्य भारत कहा जाए। दूसरा था आंदोलन की सफलता के लिए शस्त्र और धन एकत्रित करने के लिए राजनीतिक डकैतियां सहित राजनीतिक अपहरण किया जाए। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी अनेक शाखाएं स्थापित करना इनका उद्देश्य था। तो इस संस्था द्वारा, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा 9 अगस्त सन 1925 को उत्तर रेलवे के कानपुर सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन यानी रेल पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है। सरकार ने समुच्चय षड्यंत्र का पता कर 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशनलाल, राजेंद्र लाइडी आदि पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई। काकोरी कांड में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के चंद्रशेखर आज़ाद को छोड़कर सभी सदस्यों की गिरफ्तारी से संगठन का अस्तित्व समाप्त हो गया था। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में सितंबर सन 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, यानी इसमें एक शब्द जोड़ दिया गया था। पहले था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसमें एक शब्द जोड़ा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई फिरोज शाह कोटला मैदान में। इस संस्था का उद्देश्य था भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। यह एक लोकतांत्रिक संगठन था जिसमें बहुमत को महत्व दिया जाता था। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करवाने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स लाहौर में 30 अक्टूबर सन 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु द्वारा की गई हत्या पहली इस संस्था की क्रांतिकारी गतिविधि थी। इस संस्था के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल सन 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में, जिस समय ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी, बम फेंका, जिसका उद्देश्य सरकार को डराना मात्र था। बम के साथ फेंके गए पर्चों में इस हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का संदेश इस प्रकार था: बड़े कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए बम का प्रयोग किया गया। केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंकते समय पहली बार भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। इस प्रकार भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर उन पर असेंबली में बम फेंकने, कुछ अन्य षड्यंत्रों से जोड़कर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत HSRA के अन्य सदस्यों पर भी मुकदमा चलाया गया।
जेल में बंद क्रांतिकारियों ने राजनीतिक कैदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल कर दी। भूख हड़ताल पर बैठे जतिन दास की 64 दिन बाद 13 सितंबर सन 1929 को मृत्यु हो गई। जतिन दास का मृत शरीर जब लाहौर से बंगाल लाया गया, उस समय कलकत्ता रेलवे स्टेशन पर लगभग 6 लाख लोगों ने महान युवा क्रांतिकारी को श्रद्धांजलि दी। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव पर मुकदमा चलाकर फांसी की सजा सुना दी गई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान क्रांतिकारी इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अदालतों में प्रवेश करते थे और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, सर्वहारा जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अदालत से बाहर आते थे। इनकलाब जिंदाबाद, जिसकी रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी, का पहली बार नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया। इन्होंने इस नारे को चर्चित बनाया। 23 मार्च सन 1931 को भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी दे दी गई। इस हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के एकमात्र सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद, जो काकोरी कांड केस से पुलिस को चकमा दे रहे थे, लाहौर षड्यंत्र केस से बच निकले, लेकिन 27 फरवरी यानी भगत सिंह से पहले, फांसी से पहले 27 फरवरी सन 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए। इस तरह उत्तर भारत में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की गतिविधियां समाप्त हो गई। अगला क्षेत्र है बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण में बंगाल में अनुशीलन और युगांतर जैसी क्रांतिकारी संस्थाएं एक बार फिर से सक्रिय हुई। इसी समय बंगाल में हेमचंद्र घोष, लीला नाग ने बंगाल स्वयंसेवक संघ, अनिल रॉय ने श्री संघ नामक संस्था की स्थापना की। बंगाल में सूर्य सेन, जो गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता थे, ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी IRA की स्थापना की। सूर्य सेन चटगांव, जो एक बंदरगाह क्षेत्र था, के एक राष्ट्रीय विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। इसके द्वारा स्थापित संस्था IRA यानी इंडियन रिपब्लिक आर्मी के चटगांव शाखा के सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वडोदरा, गणेश घोष, कल्पना दत्त जैसी नवयुवतियाँ, आनंद गुप्त और टेगार बल जैसे नवयुवक शामिल थे। 19 अप्रैल सन 1930 को सूर्य सेन, इसको मास्टर दा भी कहते थे, अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हुए IRA का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें चटगांव, बारिशाल, मेमन सिंह स्थित सरकारी शस्त्रागारों पर एक साथ हमला बोलना था। सूर्य सेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। इसी समय 65 सदस्यीय क्रांतिकारी दल के समक्ष सूर्य सेन ने इनकलाब जिंदाबाद के नारे के बीच तिरंगा झंडा फहराकर अस्थायी क्रांतिकारी सरकार का गठन किया, जिसके राष्ट्रपति सूर्य सेन बने। 12 मई सन 1930 को IRA के सदस्यों और सरकारी सेना के बीच संघर्ष में 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे के बाद 12 जनवरी 1934 को इन्हें फांसी दे दी गई। बंगाल में IRA की गतिविधियों में बड़ी संख्या में युवाओं को, जिसमें कॉलेज की लड़कियां भी शामिल थी, कि क्रांतिकारी गतिविधि में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। चटगांव कांड के बाद मिदनापुर में क्रांतिकारियों द्वारा 3 अंग्रेज मजिस्ट्रेट और 2 पुलिस महानिरीक्षकों की हत्या कर दी गई। क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण में बंगाल की महिलाओं की भागीदारी क्रांतिकारी गतिविधियों में अधिक थी। प्रीतिलता वडोदरा ने पाठतली चटगांव के रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारने के समय वो मारी गई। कल्पना दत्त सूर्य सैनिक के साथ यानी कल्पना दत्त सूर्य सेन के साथ सन 1935 में गिरफ्तार होने के बाद आज ही इनको सज़ा मिली थी। दिसंबर 1931 में कोमिला की 2 युवतियां सुनीति चौधरी और शांति घोष ने कोमिला के जिला अधिकारी की हत्या की थी। ये क्रांतिकारी गतिविधियां हैं द्वितीय चरण में। फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह के दौरान उपाधि ग्रहण करते हुए गवर्नर पर गोली चलाई थी। इस प्रकार 1920 से 30 के दशक में चटगांव IRA संगठन सत्ताधारी अहमद फकीर मियाँ, तुन्नू मियाँ आदि भी शामिल हुए। इस प्रकार क्रांतिकारी भगत सिंह कुशाग्र बुद्धि के थे, समय के तमाम राजनीतिक नेताओं में सर्वाधिक पढ़े लिखे थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम क्रांतिकारियों के समक्ष क्रांतिकारी दर्शन रखा। लाहौर अदालत में पेशी के समय भगत सिंह ने कहा कि क्रांति की तलवार पर धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। भगत सिंह का मानना था कि व्यक्तिगत प्रयास से क्रांति नहीं ला जा सकती, व्यापक जन आंदोलन ही
क्रांति का माध्यम बन सकता है। भगत सिंह मार्क्सवाद की ओर अधिक झुके थे। सुभाष चंद्र बोस ने भगत सिंह के बारे में कहा, भगत सिंह जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मतलब एक ही अर्थ है। गांधी जी ने भगत सिंह के बारे में कहा, जहाँ तक याद पड़ता है किसी के यानी व्यक्ति के जीवन के साथ इतना अधिक रोमांस नहीं होगा जितना कि भगत सिंह के जीवन के साथ जुड़ा। इस प्रकार भगत सिंह यानी जो थे बहुत ही क्रांतिकारी विचारों के थे। लाहौर अदालत में बोलते हुए भगत सिंह ने कहा, क्रांति के लिए रक्त रंजित संघर्ष आवश्यक नहीं है, व्यक्तिगत बैर के लिए भी इसमें जगह नहीं है, यह बम और पिस्तौल की उपासना नहीं है। क्रांति से हमारा तात्पर्य है कि अन्याय पर आधारित मौजूदा व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। भगवती चरण बोरा ने द फिलोसफी ऑफ बम नामक दस्तावेज जारी किया। इस प्रकार इसी चरण में कुछ संस्थाएं स्थापित हुई थी और जैसे समाचार पत्र भी थे वो इस प्रकार थे, युगांतर, वारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्रनाथ दत्त, संध्या, मुग्धाचरण, वंदे मातरम, अरविंद घोष, जमींदार, सिराजुद्दीन, भारत माता, अजीत सिंह, इंडियन सोशलिस्ट, श्यामजी कृष्ण वर्मा, वंदे मातरम, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, गदर, लाला हरदयाल, बंदी जीवन, सचिंद्र नाथ सान्याल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, वीडी सावरकर, यानी ये प्रथम था। भवानी मंदिर, अरविंद घोष, वर्तमान रणनीति, वारिंद्र कुमार घोष, पथेर दावी चंद्र चट्टोपाध्याय। अब इसी मध्य एक साइमन कमीशन जिसका गठन किया जाता है, वो गठन तो सन 1927 में होता है, लेकिन इसका आगम 3 फरवरी सन 1928 को भारत में होता है। तो ये था 1919 के शासन अधिनियम में कहा गया कि अधिनियम के पारित होने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, जो इस बात की जांच करेगा कि अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा एवं भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। आयोग की नियुक्ति 10 वर्ष बाद की जानी थी, लेकिन ब्रिटेन की तत्कालीन कंजर्वेटिव पार्टी ने, यानी इसका पूरा नाम है कंजर्वेटिव पार्टी ने 2 वर्ष पूर्व ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी, क्योंकि यह आशंका थी कि 2 वर्ष बाद लेबर पार्टी की भारत सरकार समर्थक सदस्यों वाली वैधानिक आयोग की नियुक्ति कर सकता है। जिस समय साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई उस समय भारत में समग्र राजनीतिक वातावरण क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण भयानक उत्तेजनापूर्ण था। सांप्रदायिकता के कारण दंगा और खून खराबा भी हो रहा था। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित आयोग में कुल 7 सदस्य थे। चूँकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन का और इसका बहिष्कार किया। इस प्रकार 27 दिसंबर सन 1927 को मद्रास में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी ने की थी, ने साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया। तत्कालीन राजनीतिक दलों में लिबरल, फेडरल, भारतीय औद्योगिक वाणिज्य कांग्रेस, हिंदू महासभा, किसान मजदूर पार्टी, मुस्लिम लीग आदि ने आयोग के बहिष्कार का समर्थन किया। कालांतर में मुस्लिम लीग का एक गुट मोहम्मद शफी के नेतृत्व में साइमन आयोग का समर्थक हो गया। कुछ अन्य दल भी उसके आयोग के समर्थन किया, जैसे जस्टिस पार्टी मद्रास में, यूनिस्ट पार्टी पंजाब में। 3 फरवरी सन 1928 को आयोग बम्बई पहुंचा। उस दिन पूरी बम्बई में हड़ताल आयोजन कर काले झंडे के साथ साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। जहाँ जहाँ आयोग गया वहाँ साइमन गो बैक के नारे आयोग के समक्ष लगाए गए। लखनऊ में खली कुजमा, मद्रास में टी प्रकाशम के अनोखे अंदाज में आयोग का विरोध किया। लखनऊ में आयोग के विरोध के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत को लाठियां भी खानी पड़ी। लाहौर में बीमारी की हालात में भी लाला लाजपत राय आयोग का विरोध करने वाली एक बड़ी भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। पुलिस ने इन्हें इतने बर्बर तरीके से पीटा कि कुछ दिन बाद ही लाला जी की मृत्यु हो गई। मरने से पूर्व लाला लाजपत राय का यह कथन ऐतिहासिक सिद्ध हुआ कि मेरे ऊपर जो लाठियों के प्रहार किए गए हैं वही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत यानी शव पेटी की आखिरी कील साबित होगा। 1928 से 29 के बीच कमीशन ने भारत की 2 बार यात्रा की। आयोग ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलनों पर विचार होना बताया। तो इस प्रकार इसी बीच एक नेहरू साइमन कमीशन के विरोध में एक नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई 1928 में। वो इस प्रकार थी,
साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय ही अनुदार दल की सरकार ने भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीयों के समक्ष एक चुनौती रखी कि वे एक ऐसा संविधान बनाकर तैयार करें जो सामान्यतः सभी भारतीयों को मान्य हो। भारतीय नेताओं में इस चुनौती को स्वीकार करते हुए फरवरी 1928 में दिल्ली में आयोजित प्रथम सर्वदलीय सम्मेलन में, जिसमें कुल करीब 29 दलों ने हिस्सा लिया, इस आशय का प्रस्ताव पारित किया कि ऐसे संविधान निर्माण की योजना जिसमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था हो। कांग्रेस के अलावा सर्वदलीय सम्मेलन में शामिल होने वाले अन्य दल थे हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, खिलाफत समिति, भारतीय ईसाई कांग्रेस, उदारवादी संघ। 11 मई सन 1928 को मुंबई में हुए दूसरे सर्वदलीय सम्मेलन में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति की स्थापना की और भारत के संविधान के सिद्धांतों का निर्माण करना था। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्थापित समिति के अन्य सदस्य थे सर तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, MS सरदार, मंगल सिंह, अली इमाम, GR प्रधान इत्यादि। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, और इसकी सिफारिशें इस प्रकार थी। भारत को डोमिनियन यानी अधिराज्य का दर्जा दिया जाए। भारत एक संघ होगा जिसके नियंत्रण में केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा। मंत्रिमंडल सदन के प्रति उत्तरदायी होगा। गवर्नर जनरल की स्थिति संवैधानिक मुखिया वर्ग की होगी। सांप्रदायिक आधार पर प्रत्येक निर्वाचन मंडल की मांग अस्वीकार कर दी गई। नागरिकता को परिभाषित करते हुए मूल अधिकारों को प्रतिपादित किया। इस प्रकार 1928 में लखनऊ में हुए सर्वदलीय सम्मेलन नेहरू रिपोर्ट पर विचार विमर्श हुआ और मोहम्मद अली जिन्ना ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए पुनः आगा खां और मोहम्मद शफी के साथ हो गए, यानी मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया। और फिर मोहम्मद अली जिन्ना का एक 14 सूत्री फार्मूला तैयार किया। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली ने नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए प्रत्येक निर्वाचन मंडल की सुविधा न दिए जाने के कारण मुसलमानों के 14 सूत्र की एक सूची तैयार की। इस प्रकार ये विरोध स्वरूप मुसलमानों के लिए प्रत्येक निर्वाचन की सुविधा, मुस्लिम बहुमत वाले प्रांतों का पुनर्गठन इत्यादि की इनकी मुस्लिम लीग की मांग थी। फिर कांग्रेस का एक लाहौर अधिवेशन हुआ 1929 में, और इसमें ब्रिटिश सरकार को दी गई 1 वर्ष की जो समय सीमा थी डोमिनियन स्टेट की, वो समाप्त हो गई और 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ये एक प्रस्ताव पारित किया कि नेहरू रिपोर्ट को समाप्त किया जाए। अब पूर्ण स्वतंत्रता की ओर लक्ष्य रखा गया। इसके अध्यक्ष थे लाहौर अधिवेशन के कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सम्मेलन में अध्यक्ष भाषण में नेहरू ने कहा कि आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य हमारे लिए स्वाधीनता है, पूर्ण स्वतंत्रता। आगे उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करता हूँ कि मैं समाजवादी हूँ, मैं गणतंत्रवादी हूँ। इस प्रकार आधुनिक औद्योगिक सम्राट उत्पन्न करने वाली व्यवस्था में मेरा विश्वास नहीं है। इस प्रकार सम्मेलन 1929 की आधी रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा, पूर्ण स्वराज्य, वंदे मातरम इनकलाब के नारों के बीच फहरा दिया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस प्रकार 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को आधुनिक भारत के इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। इस प्रकार ये शुरू हुआ और इसके बाद गांधी जी का जो दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन था वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे।